नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार गुरावा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मुकेश गुरावा जीके एंड हिंदी में। दोस्तों, इससे पूर्व हमने संज्ञा के 2 वीडियो डाले हैं और आज संज्ञा का ये तीसरा वीडियो है जो शायद अंतिम वीडियो होगा। इसमें हम लेंगे कुछ विशेष नियमों की जानकारी। मैंने जो 2 वीडियो डाले हैं वो आपको पसंद आए, आपने उनको जिस प्रकार से लाइक किया, शेयर किया, उसी प्रकार से आज का ये वीडियो है। इसको देख करके यदि आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम शुरू करते हैं आज कुछ विशेष नियम लेते हैं। आज संज्ञा पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे दोस्तों संज्ञा, और संज्ञा के हमने 2 पार्ट देख चुके हैं। संज्ञा का आज है पार्ट 3, तीसरा पार्ट है दोस्तों आज, और ये तीसरा पार्ट यानी अंतिम पार्ट है आज संज्ञा का। कुछ विशेष नियमों की जानकारी इसमें आपको देंगे। तो विशेष नियम कौन कौन से हैं दोस्तों, हम आपको बता दें। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं, लेकिन यदि उनको वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो अपने कुछ गुण या विशेषताओं के कारण उनमें जातिवाचक संज्ञा भी मान ली जाती है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने। उदाहरण है कश्मीर। अब कश्मीर है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि उसको वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वही कश्मीर है वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ, जैसे उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। अब यहाँ पर जो कश्मीर है वो दोस्तों यहाँ पर कश्मीर में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जबकि केवल अकेला कश्मीर आए वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। और जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण लिया शेक्सपियर। अब शेक्सपियर है, वहाँ पर क्या है, शेक्सपियर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि कालिदास भारत का शेक्सपियर है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो शेक्सपियर आया है वहाँ पर दोस्तों वह एक जाति विशेष को इंगित कर रहा है, और जाति विशेष को इंगित करने के कारण वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। मैं बोलूँ कि सीता है, सीता किसी स्त्री विशेष का नाम है, और स्त्री विशेष का नाम होने के कारण यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। लेकिन मैं बोलूँ कि आजकल हर घर में सीता पाई जाती है, तो सीता से मतलब एक स्त्री जाति, विशेष जाति से बोध हो रहा है, और विशेष जाति से बोध होने के कारण यहाँ पर दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। ऐसे ही मैं कहूँ विभीषण। तो देखिए दोस्तों, विभीषण शब्द है, विभीषण अकेला है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन मैंने एक साथ बोल दिया कि आजकल तो हर घर में विभीषण हैं। अगर मैंने ऐसा बोला तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दोस्तों जो विभीषण शब्द है उसमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। ये कुछ विशेष नियम था, तो ये विशेष नियम मैं आपको बोर्ड पर नोट कर देता हूँ, और आप चाहें तो इस विशेष नियम को आप उतार भी सकते हैं। तो पहला नियम आता है अपने पास में। विशेष नियमों के अंदर हम पढ़ रहे हैं, और विशेष नियमों के अंदर पहला नियम हम लेते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं। पहला नियम आ रहा है दोस्तों, विशेष नियमों की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, विशेष नियमों की बात कर रहे हैं। और विशेष नियमों के अंदर हम पढ़ रहे हैं पहला नियम। और पहला नियम क्या आता है, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, परंतु वाक्य प्रयोग में
परंतु वाक्य प्रयोग में पर यदि वाक्य प्रयोग किए जाने पर यदि परंतु वाक्य प्रयोग किए जाने पर यदि वे शब्द अपने समान वे शब्द अपने समान वे शब्द अपने समान वे शब्द अपने समान गुणों विशेषताओं वाले शब्दों के गुणों विशेषताओं वाले शब्दों के गुणों विशेषताओं वाले शब्दों के अन्य अर्थ प्रकट करने लग जाते हैं 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 तो वहाँ उनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है तो वहाँ उनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है उनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं दोस्तों और उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। हमने जो लिखा है पहला नियम लिखा, नियम नंबर 1 क्या लिखा है, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, परंतु वाक्य प्रयोग किए जाने पर यदि वे शब्द अपने समान गुणों विशेषताओं वाले शब्दों के अन्य अर्थ प्रकट करने लग जाते हैं तो वहाँ उनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझा रहे हैं। उदाहरण देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर लिख देंगे अपन क्रम संख्या, इधर बता देंगे क्रम संख्या और इधर बता देंगे मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द और उधर आ जाएगा जातिवाचक, वाक्य प्रयोग में जातिवाचक, वाक्य प्रयोग में जातिवाचक, वाक्य प्रयोग में जातिवाचक बना देंगे हम। तो देखिए क्रम संख्या नंबर 1 पहले नंबर की बात करेंगे, ऐसे ही हमें क्रम संख्या नंबर 2 पर दूसरे नंबर की बात कर लेंगे। मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, जैसे मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हमने अभी आपको बताया था कि कश्मीर है, कश्मीर जो शब्द है वो मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कश्मीर में कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, तो कश्मीर के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ कि उदयपुर तो राजस्थान का, उदयपुर तो राजस्थान का कश्मीर है, उदयपुर तो राजस्थान का कश्मीर है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कश्मीर आया है, इस जगह पर जो कश्मीर आया है वो कश्मीर क्या होगा, यहाँ पर जो कश्मीर है वो वाक्य प्रयोग में जातिवाचक बन गया है, जबकि मूलतः कश्मीर है क्या, मूलतः जो कश्मीर शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य प्रयोग में यह जातिवाचक बन गया है। हमने क्या बना दिया, उदयपुर तो राजस्थान का कश्मीर है। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण मैं और देता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि शेक्सपियर, मैंने शेक्सपियर लिखा, क्या लिखा दोस्तों, शेक्सपियर लिखा। तो देखिए शेक्सपियर में क्या है, शेक्सपियर में मूल रूप से कौन सी संज्ञा हुई, शेक्सपियर में मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी, लेकिन मैं लिख दूं कालिदास, कालिदास भारत का शेक्सपियर है,
कालिदास भारत का शेक्सपियर है। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। अब यहाँ पर जो शेक्सपियर शब्द आया है, ये शेक्सपियर दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो शेक्सपियर शब्द आया है, ये शेक्सपियर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, जबकि अकेला शेक्सपियर आ रहा है वहाँ पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर यह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। ऐसे ही और उदाहरण लेते हैं अपने पास में, और उदाहरण आता है जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर सीता या सावित्री लिख दिया, सीता या सावित्री। अब देखो सीता या सावित्री किसी स्त्री विशेष के नाम को प्रकट कर रही है। स्त्री विशेष के नाम को प्रकट करने के कारण यहाँ पर इनमें दोस्तों जो संज्ञा है वो होगी व्यक्तिवाचक। लेकिन वाक्य प्रयोग में देखिए जातिवाचक कैसे बन जाती है। मैं लिखूं कि आज तो घर घर में, आज तो घर घर में सीता है। आज तो घर घर में सीता है या सावित्री है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है, सीता शब्द आया है, वो सीता क्या है, वो जातिवाचक है। मैं यहाँ सावित्री लिख देता तो वो भी जातिवाचक माना जाता। एक अन्य उदाहरण और लेता हूँ, चौथा उदाहरण है, और वह है विभीषण। मान लीजिए मैंने लिख दिया विभीषण। अब देखिए दोस्तों विभीषण है, विभीषण में कौन सी होगी, यहाँ पर मात्रा बड़ी आएगी। विभीषण, विभीषण जो शब्द है इसमें संज्ञा कौन सी मानी जाएगी दोस्तों, विभीषण में है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक व्यक्ति विशेष का नाम आया है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। लेकिन मैं लिख दूँ कि आजकल हर घर में विभीषण है, हर घर में विभीषण है। यहाँ पर ये वाक्य प्रयोग के अंदर विभीषण शब्द आया है, ये दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक मान लिया जाएगा। इस प्रकार से अपना नियम नंबर 1 था। और नियम नंबर 1 में हमने क्या बताया, हमने नियम नंबर 1 में आपको ये बताया कि मूल रूप से कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो मूल रूप से तो व्यक्तिवाचक होते हैं, लेकिन अपने गुण या विशेषताओं के कारण वाक्य प्रयोग कर देने से वो ही जातिवाचक संज्ञा शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं। ये था अपना विशेष नियम नंबर 1। अब हम दोस्तों लेते हैं विशेष नियम नंबर 2। अब हमने विशेष नियम 1 पढ़ लिए और अब हम बात करेंगे विशेष नियम नंबर 2। हम पढ़ रहे हैं संज्ञा, और संज्ञा में हम कुछ विशेष नियमों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और उन विशेष नियमों में अपने पास में अब जो नियम आता है वो है नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 देखिए क्या कहता है। नियम नंबर 2 की जानकारी प्राप्त करते हैं अपन। नियम नंबर 2 दूसरा विशेष नियम निकल के आता है, और दूसरा विशेष नियम क्या कहता है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो मूलतः जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, परंतु वाक्य प्रयोग में यदि वे शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं तो वहाँ उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। देखिए जैसे मान लीजिए एक शब्द आया मेरे पास में नेताजी। अब नेताजी जो शब्द है वो नेताजी दोस्तों जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, नेताजी में जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन उसी को यदि मैं वाक्य में प्रयोग कर दूं तो वहाँ पर दोस्तों वह व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बन जाता है तो नेताजी कौन सा जातिवाचक का, लेकिन वह व्यक्तिवाचक भी बन जाता है। कैसे, मैं बोलूं कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। यहाँ पर जो नेताजी शब्द आया है वो एक व्यक्ति विशेष के अर्थ में आने के कारण नेताजी में यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी। ऐसे ही दोस्तों मैं एक और उदाहरण दूँ आपके सामने। मैं बोलूँ कि सरदार। अब जो सरदार शब्द आया है, सरदार में क्या है, सरदार में जातिवाचक संज्ञा है मूल रूप से तो, लेकिन ये वाक्य प्रयोग के अंदर व्यक्तिवाचक भी बन जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, मैं बोलूं कि राजस्थान के एकीकरण में सरदार का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर जो सरदार आया है वो सरदार दोस्तों एक व्यक्ति विशेष के अर्थ में आने के कारण यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। मैं बोलूँ कि पंडित
या चाचा, पंडित, चाचा जो शब्द हैं वो पंडित, चाचा है, पंडित है या चाचा है, वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अपने पास में जो नियम नंबर 2 आता है, इस नियम नंबर 2 को मैं आपको लिख करके समझा देता हूँ कि नियम नंबर 2 क्या है। तो लिखते हैं अपने, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं, ये नियम नंबर 2 है, कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो मूलतः जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, मूलतः जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, परंतु वाक्य प्रयोग में यदि वे शब्द, परंतु वाक्य प्रयोग में यदि वो शब्द, वाक्य प्रयोग में यदि वो शब्द व्यक्ति विशेष के अर्थ को, व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करे, व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करे, हाँ उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो वहाँ उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अब देखिए इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझा देते हैं आपको। जैसे मूलतः जातिवाचक शब्द है, मूलतः जातिवाचक शब्द, मूलतः तो जातिवाचक, और वाक्य प्रयोग में व्यक्तिवाचक, और वाक्य प्रयोग में व्यक्तिवाचक। मूलतः तो है जातिवाचक में, लेकिन वाक्य प्रयोग में वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। तो देखिए अपने पास में शब्द आता है नेताजी, पहला शब्द आया अपने पास में, नेताजी शब्द आया। तो नेताजी शब्द है वो जातिवाचक का उदाहरण है। नेताजी में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो नेताजी में है वो जातिवाचक संज्ञा है। जबकि अब इसको हमें वाक्य प्रयोग करेंगे, जबकि इसको हमें वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग में क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने बोला नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, मैंने लिख दिया नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, ये वाक्य लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेताजी यहाँ भी आए हैं, लेकिन नेताजी यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी नेताजी हैं और यहाँ भी नेताजी हैं, दोनों जगह नेताजी हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेताजी शब्द आया है वो मूलतः जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा, जबकि यहाँ पर नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, यहाँ पर प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम आ गया, अर्थात प्रॉपर नाउन, प्रॉपर व्यक्ति का नाम आया है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर मानी जाएगी। अगला दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण लिया सरदार,
सरदार। सरदार में क्या है दोस्तों, सरदार जो शब्द है वो मूलतः है जातिवाचक का उदाहरण है, लेकिन इसको मैं लिखता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में सरदार का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। ये वाक्य मैंने लिख दिया कि राजस्थान के एकीकरण में सरदार का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर दोस्तों जो सरदार शब्द आया है, ये सरदार है वो तो जातिवाचक है, क्योंकि मूलतः सरदार शब्द जातिवाचक का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर जो सरदार शब्द आया है ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष की तरफ इंगित कर रहा है कि राजस्थान के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए व्यक्ति विशेष का नाम आने के कारण इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। इस प्रकार से दूसरा एक और इसमें एक और उदाहरण मान लेते हैं, जैसे पंडित या मान लीजिए चाचा। पंडित शब्द है, चाचा शब्द है, इनमें दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, पंडित में चाचा में, लेकिन वाक्य प्रयोग हम करते हैं पंडित या चाचा। पंडित या चाचा हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पंडित या चाचा शब्द आया है वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के लिए आया है। प्रथम प्रधानमंत्री के लिए आने के कारण, एक व्यक्ति विशेष का नाम आने के कारण से यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों अपना ये नियम नंबर 2 था, वो नियम नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। मैंने नियम नंबर 2 में क्या लिखाया था कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो मूलतः जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे नेताजी, सरदार, पंडित, चाचा, ये मूलतः जातिवाचक के उदाहरण हैं, लेकिन परंतु वाक्य प्रयोग में यदि वो शब्द व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करे तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। यहाँ पर वाक्य प्रयोग में ये व्यक्ति विशेष का अर्थ प्रकट कर रहे हैं, नेताजी, सरदार और पंडित और चाचा, ये वाक्य प्रयोग में व्यक्ति विशेष का अर्थ प्रकट करने के कारण इनमें वाक्य प्रयोग में व्यक्तिवाचक है, जबकि मूलतः इनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इस प्रकार से अपना नियम नंबर 2 पूरा हुआ और अब आता है अपने पास में नियम नंबर 3। अब दोस्तों हमने संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण नियम पढ़ रहे थे और उन नियमों में हमने नियम नंबर 1 की जानकारी प्राप्त कर ली और उसके बाद में हमने नियम नंबर 2 की जानकारी प्राप्त कर ली और उसके बाद में अपने सामने जो नियम निकल के आता है वो नियम है नियम नंबर 3। और दोस्तों नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 ये कहता है कि व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त हो सकते हैं। यदि इनको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहाँ इनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। मैंने क्या बताया, दोबारा बोल के बता रहा हूँ कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही आते हैं। यदि इनको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाएगा तो ये इनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। पहले आपको नियम लिखवा देता हूँ और उसके बाद में उदाहरण देता हूँ। पहला अपने पास में नियम नंबर 3 और नियम नंबर 3 आता है व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त हो सकते हैं। सदैव एक वचन
में ही प्रयुक्त, एक वचन में ही प्रयुक्त हो सकते हैं। मैंने क्या बताया कि व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्द है वो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त हो सकते हैं। यदि इनको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए, यदि इनको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए, यदि इनको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए, यदि इनको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहाँ इनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। तो वहाँ इनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। मैंने क्या बताया दोस्तों, हमने ये नियम लिखा है, नियम नंबर 3 है अपने पास में। और नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 ये कहता है कि व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक, कौन सा? व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही आते हैं। कौन सा? व्यक्तिवाचक और भाववाचक हमेशा एक वचन में ही आएंगे। यदि इनको हम बहुवचन में प्रयुक्त कर देंगे तो दोस्तों ये बहुवचन में प्रयुक्त करने पर व्यक्तिवाचक और भाववाचक को अगर हम बहुवचन में लिख देंगे तो वहाँ पर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, अर्थात व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा नहीं रहती है। कौन से बन जाती है? अगर बहुवचन में बना देंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। मूलतः व्यक्तिवाचक या भाववाचक, मूलतः व्यक्तिवाचक या भाववाचक, और बाद में अगला आएगा वाक्य प्रयोग बहुवचन में जातिवाचक, बहुवचन में जातिवाचक। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि मूलतः व्यक्तिवाचक और भाववाचक ये तो किसमें सदैव एक वचन में रहेंगे, और यदि उनको बहुवचन में बना देंगे तो वो जातिवाचक बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए उदाहरण आता है अपने पास में, विभीषण। उदाहरण आ गया विभीषण। क्या आ गया? विभीषण आ गया। अब देखिए दोस्तों इसको क्या कर देंगे? विभीषणों कर देंगे। विभीषणों कर दिया तो ये जातिवाचक का उदाहरण हो गया। मैंने लिख दिया दोस्तों रावण, तो रावण क्या है? व्यक्तिवाचक है। मैंने लिख दिया रावणों, बहुवचन में लिख दिया, रावणों लिख दिया, तो रावणों में क्या है? रावणों में जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। मैंने लिख दिया मनोज, मनोज लिख दिया, मनोज व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि मैंने लिख दिया यहाँ पर मनोजों लिख दिया दोस्तों, तो मनोजों में क्या है? मनोजों में जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही मैंने लिख दिया दूरी लिख दिया, दूरी, और इधर लिख दिया दूरियां, जबकि दूरी था उधर दूरियां लिख दिया। दूरी था ये भाववाचक था, लेकिन इधर बहुवचन में जातिवाचक बन गया दूरियां। इस प्रकार से दोस्तों अपने पास में नियम नंबर 4 था, ये नियम नंबर 4 भी अपना पूरा हुआ। और नियम नंबर 4 के बाद में अपने पास में नियम नंबर 3 अपना पूरा हुआ, और अब आता है नियम नंबर 4। और नियम नंबर 4 भी हम लिखते हैं और नियम नंबर 4 को भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने संज्ञा के विशेष नियम पढ़ रहे थे, और संज्ञा के विशेष नियमों में हमने आपको नियम नंबर 1, 2 और 3 पूरा विस्तार से बता दिया है। और अगला नियम अपने पास में निकल के आ रहा है, वो आता है नियम नंबर 4। देखिए नियम नंबर 4 अपने सामने आ रहा है। नियम नंबर 4 क्या है दोस्तों? नियम नंबर 4 ये कहता है, यदि किसी विशेष शब्द को ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। पहले मैं नियम लिख देता हूँ, उसके बाद में हम उदाहरण की बात करते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है।
इसलिए थोड़ा सा पहले ये नियम लिख देता हूँ पहले मैं। तो नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 अपने पास में, यदि नियम नंबर 4 आता है, यदि किसी विशेष शब्द को, यदि किसी विशेष शब्द को, यदि किसी विशेष शब्द को ओकारांत में प्रयुक्त कर दिया जाता है, विशेष शब्द को ओकारांत, यदि किसी विशेष शब्द को ओकारांत में प्रयुक्त कर दिया जाता है, यदि किसी विशेष शब्द को ओकारांत में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहाँ वह जातिवाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। तो वहाँ वह जातिवाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। जातिवाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। हमने नियम क्या बताया? हमने नियम बताया आपको, यदि किसी विशेष शब्द को ओकारांत में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहाँ वह जातिवाचक संज्ञा शब्द माना जाएगा। ओकारांत में कैसे? जैसे मैंने बताया, मूलतः विशेषण शब्द अपने पास में, मूलतः विशेषण शब्द आ गया, मूलतः विशेषण शब्द आ गया और जातिवाचक संज्ञा रूप में प्रयोग करेंगे। जातिवाचक संज्ञा रूप में प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा रूप में प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अमीर, लिखा अमीर। अमीर क्या है? ये विशेषण शब्द है। अमीर, अमीर, गरीब, ये क्या है? विशेषण शब्द है। अमीर का बन गया अमीरों, अमीर का अमीरों बन गया, अमीर का बन गया दोस्तों अमीरों। गरीब, गरीब का बन गया गरीबों, गरीब का गरीबों। तो गरीबों क्या है? गरीबों जातिवाचक रूप है। और जैसे उदाहरण है बड़ा, बड़ा का बड़ों, छोटा, छोटा का छोटों, ये क्या है? देखिए दोस्तों, यह है मूलतः विशेषण शब्द है। हम बात कर रहे हैं कि यदि किसी विशेषण शब्द को ओकारांत में प्रयुक्त कर दिया जाए, ओकारांत में अर्थात ओ की मात्रा लगा दी जाए, ओकारांत प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहाँ वह जातिवाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। जैसे ये विशेषण शब्द था अपने पास में अमीर, अमीर का अपने ओकारांत में कर दिया, ओकारांत अमीरों, ओकारांत हो गया, ओ की मात्रा आ गई, इसलिए ये जातिवाचक मान लिया जाएगा। गरीब है, विशेषण शब्द है। हमने बताया कि विशेषण शब्द को यदि ओकारांत में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। गरीब का गरीबों बना दिया, जातिवाचक संज्ञा बन गई। इसी प्रकार से बड़ा था, इनका बना दिया बड़ों, छोटा था, इसका बना दिया छोटों। इस प्रकार से दोस्तों अपने पास में ये नियम नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और उसके बाद में अपने पास में नियम आ जाता है नियम नंबर 5। हम पढ़ रहे हैं संज्ञा के कुछ विशेष नियम, और विशेष नियमों में 4 नियमों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। और अगला जो नियम आता है दोस्तों, नियम नंबर 5 निकल के सामने आता है। और नियम नंबर 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5 ये कहता है, यदि किसी क्रियावाचक शब्द का कर्ता, यदि किसी क्रियावाचक शब्द का कर्ता कारक की तरह प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ वह शब्द संज्ञा शब्द माना जाता है। इस प्रकार के शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा के नाम से पुकारा जाता है। ये 5वां नियम है दोस्तों। तो देखिए 5वां नियम क्या है, मैं लिख देता हूँ 5वां नियम भी आपके सामने। यदि किसी क्रियावाचक शब्द का कर्ता, यदि किसी क्रियावाचक शब्द का कर्ता, यदि किसी क्रियावाचक शब्द
यदि किसी क्रियावाचक शब्द का कर्ता कारक की तरह वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, कारक की तरह वाक्य में, कारक की तरह वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, कारक की तरह वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहाँ वह शब्द संज्ञा शब्द माना जाता है। तो वहाँ वह शब्द संज्ञा शब्द माना जाता है। हमने क्या बताया आपको? हमने बताया यदि किसी क्रियावाचक शब्द का कर्ता कारक की तरह वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ वह शब्द संज्ञा शब्द माना जाता है। इस प्रकार के शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार के शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा के नाम से पुकारा जाता है। क्रियार्थक संज्ञा के नाम से पुकारा जाता है। ये था अपना पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या कहता है दोस्तों? यदि किसी क्रियावाचक शब्द का कर्ता कारक की तरह वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ वह शब्द संज्ञा शब्द माना जाता है और इस प्रकार के शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा के नाम से पुकारा जाता है। कुछ उदाहरण हम आपके सामने लिखते हैं। जैसे घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। उदाहरण लिखा, एग्जाम्पल अपने पास में। पहला, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या लाभप्रद है। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या लाभप्रद है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? यदि किसी क्रियावाचक शब्द का कर्ता, क्रियावाचक शब्द कौन सा है? घूमना। घूमना यहाँ पर अपने सामने क्रियावाचक शब्द है और ये कर्ता की तरह काम में आ रहा है। ये कर्ता की तरह काम में आने के कारण हमने लिखा, यदि किसी क्रियावाचक शब्द का कर्ता कारक की तरह वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, घूमना कारक की तरह प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ वह शब्द संज्ञा शब्द माना जाता है और इस प्रकार के शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा। तो यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है? ये घूमना है, वो आपके सामने क्रियार्थक संज्ञा है दोस्तों, क्रियार्थक संज्ञा है। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण और है, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ पर भी दोस्तों जो दौड़ना शब्द आया है, ये दौड़ना शब्द क्या है? ये दौड़ना शब्द है वो क्रियार्थक संज्ञा मानी जाएगी। इसमें जो दौड़ना शब्द है वो क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने संज्ञा का जो टॉपिक है इसको हमने कंप्लीट किया। यदि मेरे द्वारा ये संज्ञा जो आपको पढ़ाई गई यदि आप लोगों को समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।